अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। हम बात कर रहे हैं बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो क्या है ये और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, उसको हम देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था। उसमें ये था कि कि हमारी सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है वो होती है F(ext)=m(r)डबल डॉट। तो ये वो फोर्स थी, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि ये जो फोर्स लग रही है पूरे सिस्टम पर लग रही है, और सिस्टम के अंदर एक पॉइंट पर फोर्स लग रही है। कि ये फोर्स जो है, ये वाली जो फोर्स है, इज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट located by the position vector r। ऐसे पॉइंट के ऊपर लग रही है जिसकी पोजीशन जो हमें ये r वेक्टर जो है वो बताता है। लेकिन होता क्या है कि इस पॉइंट पर फोर्स लगने की वजह से जो इफेक्ट है वो पूरे का जो इफेक्ट है वो पूरे सिस्टम के ऊपर जो है वो होता है। तो पूरे सिस्टम के मास का जो बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ द होल सिस्टम डिपेंड्स upon the behavior of point located by R। तो इसलिए उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो अब इसको हमने एवेल्यूएट कैसे करना है, इसको हमने लोकेट कैसे करना है, और हमें उसकी क्या पोजीशन बताएगा, वो हम जो वो देखने जा रहे हैं। तो एक्सप्रेशन जो था वो हमारा वो ये था, फोर्स का जो हमारे उस पॉइंट के ऊपर लग रही है m(r)डबल डॉट। और हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है। तो इसलिए अगर हम प्रीवियस लेक्चर की ही बात करें तो जो टोटल मोमेंटम है हमारे सिस्टम का, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो उसको हमने जाहिर किया था कैपिटल P से। ये हमारा जो था वो टोटल मोमेंटम था। तो इसको हमने समेशन फ्रॉम I to 1 एंड I to n, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो हमारे ये थे, और इसको हम जो है वो इस तरह लिख सकते हैं। और ये हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल।
तो इसको अब हम लिख सकते हैं एम आर डबल डॉट सॉरी सिंगल डॉट, जो कि मोमेंटम को ज़ाहिर करना है, और ये आ जाएगा आई फ्रॉम 1 टू आई टू एन, और ये हो जाएगा एम आई आर आई डॉट। इसमें हमने इस्तेमाल क्या किया है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू एम वी, कैपिटल वी, और कैपिटल वी इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ अ पोजीशन वेक्टर दैट इज कैपिटल आर। तो ये हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन के अंदर, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसके अंदर हमने उसकी वैल्यू जो है वो पुट की है। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है इसका वो ये आ जाएगा आर डॉट इक्वल्स टू 1/m इनटू जो हमारी मोमेंटम वाली टर्म है, सम ऑफ मोमेंटम्स, वो टर्म आ जाएगी एम आई आर आई डॉट। अब चूंकि दोनों तरफ डेरिवेटिव मौजूद है, इधर भी डेरिवेटिव मौजूद है और इधर भी डेरिवेटिव जो है मौजूद है, लिहाजा इस एक्सप्रेशन को हम मोर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आ जाएगा एम आई आर आई। तो यहाँ से भी डेरिवेटिव ख़त्म हो गया, इधर से भी डेरिवेटिव ख़त्म हो गया, और इधर से भी डेरिवेटिव जो हमने ख़त्म कर दिया। तो फर्दर अगर हम इस टर्म को ओपन करते हैं, जो हमारी प्रीवियस स्लाइड पे टर्म थी वो क्या थी कि r इक्वल्स टू 1/m इनटू मोमेंटम सम ऑफ मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, तो वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था। तो इसको अब हम ओपन करते हैं, क्योंकि हमारी जो i की वैल्यू थी वो थी फ्रॉम 1 टू n, तो इसलिए अगर हम चाहें तो अपने इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 सो ऑन अप टू mn और rn। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसमें जो m क्या है, कैपिटल M, ये सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन अप टू प्लस mn। तो ये चीज़ है हमारे पास। तो जो इसका नेट एक्सप्रेशन बनेगा वो हम लिख सकते हैं, वो हम लिखेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अप टू mn और rn, ओवर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस mn। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा। तो अब जो है वो हम सेंटर ऑफ मास को जो डिफाइन है वो कर सकते हैं कि ये कैसा पॉइंट होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उनका सम है, और नीचे जितनी वो टर्म्स हैं उनकी तादाद का सम है, यानी कि हमारे पास जो थे वो पार्टिकल्स थे, अब फ्रॉम 1 टू 2 अप टू n पार्टिकल्स हमारे पास थे, और जो नीचे क्या है उनका मैस है, मैस का सम है। ऊपर जो है वो हमारे पास टर्म है r। तो ये देखा जाए तो ये एक
एवरेज या मीन की डेफिनेशन बनती है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी गौरतलब है, इसमें टर्म्स आ रही हैं मैथ्स की। तो जो भी हम इसका मीन निकालेंगे, उस मीन के ऊपर हर पार्टिकल का जो मास है वो असरअंदाज होगा। यानी अगर हम फर्ज कर लें कि m1 और r1 दो टर्म्स हम ले लेते हैं, दूसरी m2 r2, तो अगर हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, तो उनका इफेक्ट सेम होगा जब हम इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि m2 इज़ ग्रेटर दैन m1, तो फिर जो ये प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, तो जो हमारा मीन आएगा वो इस टर्म के ज़्यादा करीब होगा। तो इस तरह का जो मीन होता है जिसमें कि और पैरामीटर किसी भी पॉइंट का असरअंदाज हो रहा हो, तो उसको हम नाम देते हैं वेटेड मीन। तो ये हमारा है वेटेड मीन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पोजीशन लोकेटेड बाय द पोजीशन वेक्टर आर, जिसके ऊपर हमारी फोर्स जो थी वो असरअंदाज हो रही थी, इज द वेटेड मीन वेटेड एवरेज किनकी, पोजीशन वेक्टर्स की। तो ये हम निकाल रहे हैं पोजीशन वेक्टर का मीन, किसके लिहाज से, उनके मैसेज के लिहाज से। तो इट इज द वेटेड मीन ऑफ पोजीशन वेक्टर्स और ये पोजीशन वेक्टर्स किनके हैं, ऑफ पार्टिकल्स। और ये मीन किसके लिहाज से है, जो हमने वेट लिया विद रिस्पेक्ट टू देयर मैसेज। ये जो मीन है उनके मैसेज के लिहाज से जो है उसका मीन हम ले रहे हैं। तो वेटेड हमें क्या बताएगा कि इम्पोर्टेंस, मतलब सिंपल हम इसको ये कह सकते हैं कि जिस पोजीशन वेक्टर का या जिस पार्टिकल का अब कह लें कि मैस ज़्यादा होगा, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी इस मीन में। यानी जो पॉइंट हमारे पास आएगा, जो आर जो है वो हमें बताएगा, वो उस पार्टिकल के ज़्यादा करीब होगा जिसका मैथ जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और इसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं। एक को हम पार्टिकल 1 कह लेते हैं, एक को हम पार्टिकल 2 कह लेते हैं, और इनको हम इनके पोजीशन वेक्टर से लोकेट करते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, और जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम ये ले लेते हैं। और फर्ज कर लेते हैं कि इनकी जो लेंथ है वो सेम है, यानी कि दोनों जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ जो है वो सेम है। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको R1 कह लें, इसको हम R2 कह लें, तो R1 की जो मैग्नीट्यूड है या लेंथ है इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ R2। और फिर हम कह लें कि उनके जो मैसेज हैं वो भी सेम हैं। तो फिर अगर हम अपनी जो सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फार्मूला है जिसमें था m1
R1 प्लस M2 R2 अगर ये आएगा तो फिर नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2। अब चूंकि इनके मैसेज जो है वो सेम है, लेंथ भी इनकी सेम है, तो जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो इन दोनों के दरमियान में होगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो मिड वे वैल्यू आएगी। हमारे पास जो है वो दरमियानी वैल्यू आएगी, यानी फर्ज करें कि जो पोजीशन वेक्टर है R वो यहाँ पर मौजूद होगा। तो ये जो पॉइंट होगा फिर जो हमें यहाँ से मिला है वो होगा R, उसका पोजीशन वेक्टर होगा, और उस पॉइंट को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर हम ये फर्ज कर लें कि ऐसा नहीं है, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि M2 इज ग्रेटर देन M1, तो फिर क्या होगा, इस सम के अंदर, ये जो सम है इसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो जो इसका मीन का आंसर आएगा वो भी M2 यानी R2 के ज़्यादा करीब होगा, और सेंटर ऑफ मास जो है वो अ, इस पॉइंट पे होने की बजाय वो किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएगा। लेट्स सपोज कि वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। कब? जब हमारा M2 जो होगा वो M1 से ज़्यादा होगा। तो इस तरह हम मैथ्स की जो इम्पोर्टेंस है वो देख सकते हैं। अगर हमारे बॉडीज जो हैं उनके मैसेज डिफरेंट हैं तो फिर उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उनके दरमियान में नहीं होगा, बल्कि उस चीज़ की तरफ होगा जिसका मास जो है वो ज़्यादा है। तो उम्मीद है आप लोगों को सेंटर ऑफ मास की जो समझ आई होगी। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास बॉडीज मौजूद हों तो उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसे निकालना है। फिर हम एक एग्जांपल भी लेंगे और इस एग्जांपल से देखेंगे कि अगर दो डिफरेंट मासेस की बॉडीज हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पे लाई कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम।